Very good evening to one and all. Welcome you in the session of Indian Partnership Act 1932, and the last topic is registration of the firms. Now, Chapter 7 of Indian Partnership Act, that is from Section 56 to 71, deals with the registration of partnership firms. अब से आपको इंडिया में क्या है, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायर नहीं है, कोई रिक्वायर्ड नहीं है रजिस्ट्रेशन, बट permitted hai. You can get your forms registered and facilities are there. So registration is optional in India. लेकिन इंग्लैंड में रजिस्ट्रेशन आपकी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है. तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है कि जो इंडिया में है पार्टनरशिप फर्म की रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, लेकिन सेक्शन 69 में इन्होंने क्या बता दिया कि अगर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं करवाओगे तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, उसकी डिसेबिलिटीज क्या होंगी. सो सेक्शन 69 को पढ़ के आपको यही लगेगा कि पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाना चाहिए. इज इट क्लियर? सो यहाँ पे क्या है कि अगर सेक्शन 69 को देखोगे तो उसमें क्या है कि अगर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं करवाओगे तो उसमें आप कोई सूट भी नहीं फाइल कर सकते हो. यू कैन नॉट फाइल एनी सूट फॉर दी नॉन रजिस्टर्ड फर्म. अब नेचर क्या है सेक्शन का 69 का, मैंडेटरी है. ये क्या है, ये स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व होना चाहिए. इट शुड बी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व. द कोर्ट doesn't have the power to relax the conditions जो कि सेक्शन 69 में मेंशन है. इज इट क्लियर? सपोज अब कोई प्लेंट है, प्लेंट सबमिट कर दिया आपने, व्हेन द प्लेंट इज सबमिटेड, वहां पे क्या डीम किया जाता है, इट इज डीम्ड टू बी इंस्टीट्यूटेड देन द प्लेंट इज नॉट फाइल. अगर वो कंप्लीट नहीं है, उसकी आपने फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं की है, तो जो रजिस्ट्रेशन का प्रूफ है उसके साथ क्या आएगा, दैट इज proof of registration must accompany with filing of the. Is it clear? तो नाउ नेक्स्ट हम थिंग क्या डिस्कस करेंगे, ये हम सेक्शन 69 में डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो 58 से आपका जो है सेक्शन 56 से लेके 71 तक आपको प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन का बताया गया है. तो अब रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म्स के बारे में बताया गया, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, पहले है 58 और 59. 58 और 59 में क्या बताया है कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है. अगर पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर करवाना है, then what is the procedure for that? So according to section 58 clause 1, जो फॉर्म अगर रजिस्टर करवा रहे हो आप, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म है, वो किस तरह से अफेक्ट होगी, जब आप रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स को सबमिट कर दोगे, एक स्टेटमेंट सबमिट कर दोगे प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में और उसकी प्रिस्क्राइब्ड फी के साथ. और शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग वो प्रिस्क्राइब्ड फी क्या है, ₹3 है. अब एप्लीकेशन जो आप दोगे, उस एप्लीकेशन में क्या कुछ होना चाहिए. एप्लीकेशन में आप फॉर्म का नाम बताओगे, इज इट क्लियर? देन आप जो आपकी प्लेस है या प्रिंसिपल प्लेस है बिजनेस की, जहां पे पार्टनरशिप फॉर्म ने बिजनेस किया है, उस प्लेस का नाम मेंशन करोगे. देन आप मेंशन करोगे कोई और प्लेस का नाम, इज इट क्लियर, जहां पे फॉर्म अपना बिजनेस कैरी कर रही है. अगर आपने पहले प्रिंसिपल बिजनेस बता दिया है, प्रिंसिपल प्लेस बता दिया, उसके बाद आप कोई और प्लेस बताओगे अगर कहीं पे फॉर्म बिजनेस कैरी कर रही है. नेक्स्ट आप क्या कराओगे कि हर एक पार्टनर की डेट ऑफ ज्वाइनिंग दी पार्टनरशिप, कि किस दिन किस पार्टनर ने एज अ पार्टनर ज्वाइन किया है पार्टनरशिप फॉर्म में. नेक्स्ट आप क्या बताओगे कि जो नेम्स है इन फुल, नेम्स इन फुल और परमानेंट एड्रेस है पार्टनर्स का. इज इट क्लियर? सारे पार्टनर्स का फुल नेम विद परमानेंट एड्रेस वो भी मेंशन करोगे एप्लीकेशन में. एंड लास्ट थिंग यू आर गोइंग टू मेंशन ड्यूरेशन ऑफ द फॉर्म, इज इट, कितने टाइम के लिए यहाँ पे फॉर्म है. अगर वहां पे पार्टनरशिप एट विल है तो आप वो भी मेंशन करो. तो आपको एप्लीकेशन जो देनी है रजिस्ट्रार को, उसमें 6 थिंग्स मेंशन होनी चाहिए, जो कि आपकी सेक्शन 58 क्लॉज. देन ये जो स्टेटमेंट है दैट मस्ट बी साइंड बाय ऑल दी पार्टनर्स, या तो पार्टनर साइन करेंगे या फिर उनके एजेंट्स साइन करेंगे. इज इट क्लियर? या तो पार्टनर साइन करेंगे और देयर एजेंट्स. इज इट क्लियर?
और एजेंट्स भी स्पेशली ऑथराइज्ड होने चाहिए। ये 58 क्लॉज 1 में था। नाउ 58(2) क्या कह रहा है कि जो भी पार्टनर स्टेटमेंट साइन कर रहा है वो वेरीफाई करेंगे उस मैनर में जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है। अगर पार्टनर ने साइन करने से मना कर दिया वो एप्लीकेशन फॉर्म, तो रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी? रजिस्ट्रेशन सिर्फ तभी मिलेगी जिस पार्टनर ने साइन करने से मना किया है। अगर उस पार्टनर का नाम आप ड्रॉप कर दोगे, एग्जैक्टली रिफ्यूज कर दोगे, उसको निकाल दोगे पार्टनरशिप फॉर्म से। ये था आपका सेक्शन 58 क्लॉज। नाउ सेक्शन 58 क्लॉज 3 व्हाट इट सेज कि फर्म नेम क्या है। सेक्शन 58 क्लॉज 3 क्या कहता है कि फर्म नेम में क्या कुछ नहीं आना चाहिए आपका? क्राउन नहीं होना चाहिए, क्राउन इंक्लूड नहीं है, एम्परर नहीं है, एम्प्रेस, एम्पायर, एम्पेरियल, क्वीन, क्वीन, रॉयल। या फिर अगर कोई वर्ड्स जो कि एक्सप्रेस कर रहे हैं, इंप्लाई कर रहे हैं कि वहां पे आपको गवर्नमेंट की सेंशन चाहिए, except with the written consent of the state government. Is it clear? So now you are clear कि 58(1) में क्या प्रोसीजर क्या है, 52 में साइन करना है, 53 में कि फर्म के नाम में कौन से वर्ड्स इंक्लूड नहीं होने चाहिए। अब साउथ इंडिया इट इज नॉट अ स्टेट, इसलिए साउथ इंडिया ये स्टेट नहीं है, ये कॉमन नेम है काफी सारी फर्म्स का। सो यहाँ पे क्या है, रजिस्ट्रार रिफ्यूज नहीं कर सकता कि वो फर्म को रजिस्टर नहीं करेंगे अगर किसी जो आपने नाम प्रपोज किया है अपनी फर्म का, इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ फर्म ऑलरेडी रजिस्टर्ड, because as such there is no provision in this regard under the partnership act. तो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म जो है आपकी, जो डिसॉल्व होगी है, अगर कोई ऐसी फर्म है जो रजिस्टर्ड थी और वो डिसॉल्व हो गई है, देन इट इज नॉट कॉन्टेम्पलेटेड बाय द एक्ट। तो फर्म को आप रजिस्टर करवा सकते हो किसी भी टाइम पे जब आपकी पार्टनरशिप क्रिएट हो गई है। व्हेन योर पार्टनरशिप हैज बीन क्रिएटेड, दैट योर फर्म कैन बी रजिस्टर्ड एट एनी टाइम, और ये जरूरी नहीं है कि ये रजिस्टर्ड होगी एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन। क्लियर? सो एक्ट है ये नहीं ले करता कि किस टाइम पे आपको फॉर्म रजिस्टर करवानी है, कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं है, ना ही तो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन के लिए। और अगर कुछ चेंजेस हुए हैं, एक बार रजिस्ट्रेशन हो गई है, देन आपके फॉर्म में रजिस्टर चेंजेस हुए हैं, तो वो सब्सिट्यूट चेंजेस को रिकॉर्ड करने के लिए कोई भी टाइम पीरियड नहीं दिया। रजिस्ट्रेशन ये आपकी वैलिड होगी, इफेक्टिव होगी, एंड अगर उन्होंने सेक्शन 58 के रिक्वायरमेंट्स को फॉलो किया। क्लियर? सो सब्सटैंशियल कॉम्प्लायंस ये इनफ है। अगर कुछ माइनर डिस्क्रिपेंसीज है, कुछ गलतियां हैं, वो इग्नोर की जा सकती है, लेकिन अगर वो माइनर है। इज इट क्लियर? सो रजिस्ट्रेशन इनवैलिड नहीं होगी इस ग्राउंड पे कि जो रजिस्ट्रार है उन्होंने बाय मिस्टेक उस पार्टनर का नाम भी एंटर कर दिया है जो रिटायर हो गया था, तो चाहे उनको इन्फॉर्म किया था, तो इस वजह से वो रजिस्ट्रेशन आपके इनवैलिड नहीं। क्लियर? सो अगर सपोज अगर प्लेस ऑफ बिजनेस का नाम ओमिट कर दिया है फर्म के, तो वो भी मिस्टेक सेक्शन 64 के अंडर रेक्टिफाई की जा सकती है। नाउ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कब होती है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 59, सेक्शन 59 के अकॉर्डिंग जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड होता है, जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड होता है कि जो सेक्शन 58 की प्रोविजंस है वो कंप्लाई की गई है, देन वो अपने एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे, उस स्टेटमेंट की एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पे, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में, और वो अपनी स्टेटमेंट को फाइल कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म। अब इसमें क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी इशू होगा, लेकिन ये सेक्शन है, ये इश्यू सर्टिफिकेट के बारे में कुछ नहीं कहता है। क्वेश्चन कब अराइज होता है, जब फर्म शुड बी डीम टू बी रजिस्टर्ड। तो क्या ये फॉर्म टू बी रजिस्टर्ड जब पर्टिकुलर एक पार्टी ने फाइल किए या फिर उन्होंने रजिस्टर बाय रजिस्ट्रार्स में एंटर किया है, तो रजिस्ट्रार ने डिले किया इन ट्रांसमिटिंग देम टू रजिस्टर शुड बी पार्टीज। तो केस लॉ है, देखिए, सीआईटी वर्सेस जया लक्ष्मी। सीआईटी मींस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स
वर्सेस जयलक्ष्मी राइस एंड ऑयल मिल्स। इसमें सुप्रीम कोर्ट का केस है, 1971 का है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था कि रजिस्ट्रेशन कब कंप्लीट होती है, जब वो सेक्शन 58-59 के रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करेंगे। सो फर्म को रजिस्टर नहीं कहा जा सकता अगर उन्होंने जो स्टेटमेंट सेक्शन 58 में प्रिस्क्राइब की है और रिक्वायर्ड फी है वो रजिस्ट्रार को नहीं भेजी है, तो वो फर्म रजिस्टर्ड नहीं मानी जाएगी। क्लियर? सो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म है वो तभी इफेक्ट होगी अगर उनकी जो स्टेटमेंट्स की एंट्री है वो रजिस्टर ऑफ फर्म्स में रिकॉर्डेड है और स्टेटमेंट वो रजिस्ट्रार के साथ उन्होंने फाइल किया अंडर सेक्शन 59। तो ये आपका CIT जयलक्ष्मी वर्सेस जयलक्ष्मी राइस एंड ऑयल मिल्स में हुआ था। और यही बात राम प्रसाद वर्सेस कामता प्रसाद में भी कही गई थी, राम प्रसाद वर्सेस कामता प्रसाद में। अब केरला रोड लाइंस कॉर्पोरेशन वर्सेस CIT में क्या कहा गया था कि जो सेक्शन 58 है वो आइसोलेशन में नहीं पढ़ना है, ये दूसरी प्रोविजंस की, एक्ट की दूसरी प्रोविजंस के साथ पढ़ना है, जैसे कि सेक्शन 59 एंड सेक्शन 69। इज इट क्लियर? नाउ अब सेक्शन 60 टू 65 में क्या बात करते हैं कि अगर एक बार आपकी फॉर्म रजिस्टर हो गई है, नाउ बाद में कोई सब्सिक्वेंट चेंजेस आए हैं, ऑल्टरेशंस आए हैं, देन व्हाट विल हैपन कि रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे फॉर्म के नेम में चेंज कर दिया, थोड़ा सा प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज कर दी है, या पार्टनर्स कोई पार्टनर न्यू ऐड हो गया या कोई पार्टनर रिटायर हो गया, मींस की आउटगोइंग पार्टनर है, तो कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। वो जो ऑल्टरेशंस है वो आपको रजिस्ट्रार के साथ रिकॉर्ड करनी पड़ेगी और उसमें आपको क्या कुछ मेंशन करना पड़ेगा कि अगर सपोज सेक्शन 60 के अकॉर्डिंग अगर आपकी फर्म में ऑल्टरेशन हुआ है, फर्म के नाम में ऑल्टरेशन हुआ है या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में ऑल्टर हुआ है, तो वो आप मेंशन करोगे। फिर आप अगर कोई ब्रांचेस क्लोज या ओपन कर रहे हो, उसके लिए आपको मेंशन बताना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के रजिस्ट्रार को। और अगर आपके पार्टनर्स के नाम में या एड्रेस में चेंज आया, दैट आल्सो हैज टू बी मेंशन। फिर अगर फर्म की कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आया या फर्म डिसॉल्व हो रही है, वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। चेंज किस तरह का आएगा, या तो पार्टनर इंट्रोड्यूस हुआ है या पार्टनर है वो आउटगोइंग पार्टनर है कि वो पार्टनर सीजेस टू बी अ पार्टनर आइदर बाय रिटायरमेंट, एक्सपेल्शन, इंसॉल्वेंसी, डेथ, किसी की वजह से, तो आपको वो मेंशन करना पड़ेगा। सो उसके लिए रिफ्रेश रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको रजिस्ट्रार को नोटिफाई करना पड़ेगा ताकि आपके फॉर्म में ये रजिस्ट्रेशन चेंजेस आए हैं। सो ये नोटिस आपको सिर्फ एक नोटिस देना पड़ेगा रजिस्ट्रार को कि कोई इनकमिंग पार्टनर है, आउटगोइंग पार्टनर है, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कौन है, ऑथोराइज्ड एजेंट्स कौन है, ये सबका सिर्फ एक नोटिस देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो ऐसे ही अगर फर्म की कॉन्स्टिट्यूशन में या डिसोल्यूशन में, तो वहां पे नोटिस की एज सच देयर इज नो नीड। नेक्स्ट क्या आ रहा है, किसमें आपको ऑल्ट्रेशन है, अगर कोई चेंजेस है, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स। नाउ सेक्शन 64 क्या कहता है कि रजिस्ट्रार है वो हमेशा मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करता है, मींस करेक्ट करता है, सो दैट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ फर्म्स, जो किससे रिलेटेड है, फॉर्म इनटू कंफर्मिटी विद डॉक्यूमेंट्स, जो किससे रिलेटेड है, फॉर्म से, फाइल्ड इन कनेक्शन विद द रजिस्ट्रार और ऑल्ट्रेशन इन पर्टिकुलर। और सेक्शन 65 क्या कहता है, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्टर बाय द यूजर ऑफ, कोर्ट ने ऑर्डर किया इस वजह से रजिस्टर अमेंड कर। क्लियर? तो ये था कि अगर आपके फॉर्म में कोई चेंजेस आते हैं, ऑल्ट्रेशन आते हैं, तो व्हाट विल यू डू। नेक्स्ट थिंग कम्स इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड ग्रांट ऑफ कॉपीज। तो सेक्शन 66 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 66 के अकॉर्डिंग जो रजिस्टर और फॉर्म्स है, वो फॉर्म के जो रजिस्टर्स हैं दैट शैल बी ओपन टू इंस्पेक्शन। कोई भी पर्सन कुछ पेमेंट करके, कोई भी जो फी है प्रिस्क्राइब, उस फी को पे करके वो रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। और सेक्शन 67 के अकॉर्डिंग कि पर्सन है, इवन ही कैन ऑब्टेन अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एनी एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ। सेक्शन 68 क्या कह रहा है आपका, एविडेंटरी वैल्यू ऑफ एंट्रीज इन द रजिस्टर। तो कोई भी स्टेटमेंट्स है, इंटीमेशन है, नोटिस है जो कि एंटर किया रजिस्टर और फॉर्म्स में, वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, कॉन्क्लूसिव प्रूफ है एज अगेंस्ट द पर्सन जिसके बिहाफ पे आपने स्टेटमेंट फाइल की है। सो अगर कोई पर्सन का नेम है, वहां पे है कि इन द रजिस्टर एज अ पार्टनर, वो लाइबल होगा एज अ पार्टनर। सो ऑब्जेक्ट क्या है प्रोविजन का, वो कंपेल करेंगे
पार्टनर्स को कि वो फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दे, जो कि नोटिफाई किया था रजिस्ट्रार को। तो ये नोट किया गया है कि जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी कैन बी अलाउड टू प्रूव अगेंस्ट द फैक्ट्स नोटेड विद द रजिस्ट्रार। इज इट क्लियर? सो थर्ड पार्टी वो प्रूव कर सकते हैं कि पर्सन इज और हैज बीन अ पार्टनर इन द फर्म, ऑल्दो उसका जो नाम था डज नॉट अपीयर इन द रजिस्टर। तो सर्टिफाइड कॉपी जो है एंट्री रिलेटिंग टू अ फर्म इन द रजिस्टर वो प्रोड्यूस कर सकते हैं टू प्रूव आइदर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म और सम अदर स्टेटमेंट एक्सेट्रा फाइल्ड विद द रजिस्टर। इज इट क्लियर? सेक्शन 70 क्या कह रहा है कि पेनल्टी, अगर आपने फॉल्स पर्टिकुलर्स दिए हैं तो उसके लिए आप पेनल्टी फर्निश करोगे। सेक्शन 70 एक पेनल्टी इंपोज करता है फॉर फाइलिंग ऑफ फॉल्स और इनकम्प्लीट पर्टिकुलर्स। जब आपको नॉलेज है कि जो पर्टिकुलर्स है वो फॉल्स है, कंप्लीट है, और उस बिलीफ पे आप ये कह रहे हो कि ये ट्रू है, यू नो कि ये इनकम्प्लीट है या फॉल्स है, फिर भी आप उस बिलीफ पे क्या कर रहे हो, उसको कह रहे हो कि ये तो ट्रू है, कंप्लीट है। सो पनिशमेंट क्या है? 3 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट है या फाइन है, और या फिर दोनों भी हो सकते हैं। सो जो पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड है, थर्ड पार्टीज जो फर्म से डील कर रही है, they are not misled and correct, complete information should be available with the registrar. Is it clear? Now very important section, that is effect of non registration. तो ये मैंने आपको पहले थोड़ा सा स्टार्टिंग में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर नॉन रजिस्टर्ड फॉर्म है, वहां पे आपकी नो सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे क्या मीन्स कि ये सेक्शन बताता है कि रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, इट शुड बी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व, और कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है कि वो जो कंडीशन सेक्शन 69 में मेंशन की गई है वो रिलैक्स कर दी। इज इट क्लियर? सो प्रूव रजिस्ट्रेशन के प्रूफ के साथ क्या है, कंपनी होगा विद द फाइलिंग ऑफ द सूट। नाउ देयर वाज एन इंपॉर्टेंट केस लॉ, बेयर लैंग्वेज हम बाद में देखेंगे। देयर वाज एन इंपॉर्टेंट केस लॉ, कांता प्रसाद वर्सेस राजनाथ। नाउ फर्म है, फर्म ओरिजिनली रजिस्टर्ड नहीं थी, उन्होंने आउटसाइडर्स के अगेंस्ट क्लेम फाइल किया था। इज इट क्लियर? फर्म है, ओरिजिनली रजिस्टर्ड नहीं थी, एंड दे हैव क्लेम्ड अगेंस्ट द आउटसाइडर्स। सो पीरियड ऑफ लिटिगेशन वाज कमिंग टू एन एंड। तो फॉर्मेलिटीज थी जो रजिस्ट्रेशन की वो ऑब्जर्व की गई है। एक पार्टनर ने कहा कि इसको रजिस्ट्रेशन कराने फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, और जो डॉक्यूमेंट्स थे सेक्शन 58 के अंडर वो भी सबमिट कर दिए थे रजिस्ट्रार को। जो पार्टीज रिकॉर्ड पे थी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने परफॉर्म किया है कि ऑल द फॉर्मेलिटीज ऑफ रजिस्ट्रेशन, बट फॉर्मल सर्टिफिकेट इशू नहीं किया गया था। एंड मीनवाइल क्या हुआ, जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन था वो कंफर्म एक्सपायर हो गया, एंड एप्लीकेशन वाज मूव्ड अंडर सेक्शन 69 दैट मे बी रिलैक्स्ड इन दिस केस, और केस भी अलाउ किया जाए एंटरटेन, क्योंकि उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटीज है एज अ पार्टनर पूरी कर दी है, एंड देयर वाज सम डिले फॉर द some of the formality, उस वजह से डिले हो गया। सो पिटीशन शुड नॉट बी पेनलाइज्ड। नाउ कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि हम ये नहीं कर सकते, क्यों, किस रीजन की वजह से वो पिटिशनर को पेनलाइज नहीं कर सकते हैं। इट मींस अगर उन्होंने अलाउ कर दिया है तो एंट्री है जो विल नॉट देयर इफ द फॉर्म इज रजिस्टर्ड, ये सब्सटैंशियल रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर कोई डिस्प्यूट होगा फर्म के बीच में और आउटसाइडर्स के बीच में, तो इन अगर वो डिसाइड होगा इन फेवर ऑफ मेंबर्स ऑफ द फर्म, तो ये कब कर सकते हैं, जब रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हो। नेक्स्ट क्या है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है फर्म और आउटसाइडर्स के बीच में, कोई भी सूट आप आउटसाइडर्स के अगेंस्ट फाइल नहीं कर सकते जब तक आपकी फर्म रजिस्टर्ड ही नहीं है। सो नो सूट कैन बी फाइल्ड इन कोर्ट इफ फॉर एनी डिस्प्यूट इंटरनली बिटवीन द पार्टनर्स। आउटसाइडर्स हैं, दे कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ द फर्म। ठीक है, आउटसाइडर्स वो फाइल कर सकते हैं चाहे फर्म रजिस्टर्ड है या नहीं। तो जुडिशियल रेमेडी कंप्लीटली बार्ड है इन नॉन रजिस्ट्रेशन फर्म। सो नॉन, आपको फर्म्स को रजिस्टर करवाना पड़ेगा अगर आपको जुडिशियल रेमेडी चाहिए। तो फर्म्स है गेट रजिस्टर्ड फॉर देयर ओन रीजंस। एक्सेप्शन क्या है, वेयर सेक्शन 69 डज नॉट अप्लाई। A suit can be filed for the dissolution of firm। ठीक है, फॉर्म को डिसॉल्व करना है, सूट फाइल कर सकते हो, कहाँ पे, सेक्शन 44 के अंदर। अगर कोई भी डिस्प्यूट है बिटवीन द पार्टनर्स जो कि अमाउंटिंग टू डिसोल्यूशन है ऑफ द फर्म, नेचुरली हैज द सेम इफेक्ट। तो अगर दो या दो से ज्यादा पर्सन जॉइंटली उन्होंने कार खरीदी है, ठीक है, क्योंकि एक टैक्सी एज अ टैक्सी के लिए एक कार खरीदी है दो या दो से ज्यादा लोगों ने, फॉर विच देयर वाज अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। नाउ टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया है, सो क्लेम हैड टू बी फाइल्ड विद द
इंश्योरेंस कंपनी। तो जो यहाँ पे क्या था, जो अकाउंट फॉर क्लेम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी was dissolution of the firm, और उन्होंने कहा कि जो एसेट शेयर कर रहे थे फर्म के, सो कोर्ट है, कोर्ट ने यहाँ पे सूट अलाउ किया था अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी as this does not amount to the suit for insurance but also sharing of assets under section 40. Is it clear? So अगर और अब आपका रिसीवर है इंसॉल्वेंट पर्सन का, कैन यू फाइल अ सूट? रिसीवर ऑफ इंसॉल्वेंट पर्सन भी सूट फाइल कर सकता है। सेक्शन 69 किसमें नहीं अप्लाई होता? इन दी 60 सॉरी किसमें नहीं अप्लाई होता? इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अंडर सेक्शन 44 सूट है वो कैन बी फाइल्ड बाय द रिसीवर ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर्स बाय द पार्टनरशिप एंड वेयर रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज नॉट एप्लीकेबल और रजिस्ट्रार ऑफ फर्म इज नॉट अपॉइंटेड, वहां पे भी ये एप्लीकेबल नहीं होता। इज इट क्लियर? तो अगर आपका डिस्प्यूट है दैट इज ऑफ ₹100 और लेस कैन बी टेकन टू द कोर्ट व्हेन इट इज अगेंस्ट द आउटसाइड। इसलिए जब आपका डिस्प्यूट ₹100 का है या उससे कम का है, दैट कैन बी टेकन टू द कोर्ट व्हेन इट इज अगेंस्ट द आउटसाइडर और अमंग द पार्टी। इज इट क्लियर? तो लेट अस सी द बेयर लैंग्वेज। सबसेक्शन 1 देखिए, नो सूट टू इन्फोर्स अ राइट arising from a contract or conferred by this act shall be instituted। तो कोई भी सूट किसी भी कोर्ट में इंस्टीट्यूट नहीं होगा by on behalf of any person suing as a partner in a firm against the firm or any person alleged to be or have been a partner in the firm unless the firm is registered and the person suing or has been shown in the register of firm as a partner। तो क्या है, एक शॉर्ट जस्ट में क्या है ये कि अगर आपको जुडिशियल रेमेडी लेनी है, अगर आपको सूट फाइल करना है, तो उसमें क्या है, आपकी फर्म रजिस्टर होनी चाहिए और जो पर्सन सूट फाइल कर रहा है उसका नाम भी रजिस्टर ऑफ फर्म्स में होना चाहिए। इज इट क्लियर? नाउ सबसेक्शन 2, नो सूट टू इन्फोर्स a right arising from a contract shall be instituted in any court or by or on behalf of a firm against any third party। अब यहाँ पे क्या था, अगेंस्ट दी फर्म, एक फर्म दूसरी फर्म के अगेंस्ट फाइल कर रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, फर्म ने बाय और ऑन बिहाफ, फर्म के बिहाफ पे किया या फर्म ने खुद किया, किसके अगेंस्ट किया, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट किया है, unless the firm is registered and the person suing or have been shown in the register of firm as a partner in the firm। तो आपका सबसेक्शन 1 और 2 में डिफरेंस क्या है? सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, वहां पे आप फर्म सूट फाइल करिए अगेंस्ट दी फर्म, लेकिन सबसेक्शन 2 में फर्म के बिहाफ पे सूट सॉरी फर्म या फर्म के बिहाफ पे अगर कोई सूट फाइल कर रहा है तो वो अगेंस्ट थर्ड पार्टी का। सबसेक्शन 3 देखिए, जो प्रोविजंस है सबसेक्शन 1 और 2 की, वो कहाँ पे अप्लाई होंगी? claim of set off or other proceedings to enforce a right arising from the contract but shall not affect। is it clear? अब जो सबसेक्शन 1 और 2 की प्रोविजंस है वो set off और other proceedings को भी एप्लीकेबल होंगी to enforce a right arising from a contract but shall not affect, लेकिन किसको अफेक्ट नहीं करेंगी? enforcement of any right to sue for the dissolution of a firm, और कि वो किसी enforcement of any right to sue for the dissolution of firm, ये किसको अफेक्ट नहीं करेगी? कि अगर आप फर्म को डिसॉल्व करने के लिए कोई राइट है उसको नहीं अफेक्ट करेगी, या फिर अगर डिसॉल्व फर्म के अकाउंट्स के लिए आप स्यू कर रहे हो वहां पे भी अफेक्ट नहीं करेगी, और एनी राइट और पावर टू रियलाइज द प्रॉपर्टी ऑफ अ डिसॉल्व फर्म। बी क्लॉज क्या है? The powers of an officially assignee receiver, जो officially assignee receiver की powers है या कोड है under the Presidency Town Insolvency Act और Provincially Insolvency Act 1920 to realize the property of an insolvent partner, यहाँ पे अफेक्ट नहीं होगी। ये जो सेक्शन है वो आपका कहाँ पे नहीं अप्लाई होता? to the firms or to the partners in firm, firms or partners in firm which have no place of business। ठीक है, जहाँ पे ये एक्ट एक्सटेंड करता है उनके वहां पे प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है तो ये सेक्शन वहां पे अप्लाई नहीं होता, और या फिर whose places of business in the said territories are situated in area by notification under section 56, this chapter does not apply। is it clear? तो said territory जो उस एरिया में situated है by notification under section 56, ये चैप्टर वहां भी आपका अप्लाई नहीं होता। और किसको अप्लाई नहीं होता? तो टू एनी सूट और क्लेम ऑफ सेट ऑफ नॉट एक्सीडिंग 100 इन वैल्यू और टू एनी प्रोसीडिंग। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया था कि 100 रुपीज एक्सटेंड नहीं कर रहा,
or any proceeding in execution or other proceeding incidental to, execution proceeding में भी applicable नहीं है, या फिर कोई भी proceeding है which is incidental to or arising from any such suit or claim. Is it clear? तो यहाँ पे अप्लाई नहीं है. तो ये क्या है, सेक्शन 69 का मैंडेटरी करेक्टर है, मींस की कंपल्सरी फॉर्म रजिस्टर्ड होनी चाहिए, चाहे आपको उन्होंने बोल दिया कि रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, लेकिन 69 के अकॉर्डिंग आपकी जो फॉर्म है पार्टनरशिप फॉर्म वो क्या है, कंपल्सरी रजिस्टर्ड होनी चाहिए. देयर इज अ केस लॉ, सुप्रीम कोर्ट का केस है लुंगकरण सेठिया वर्सेस इवानी जोहर. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया है कि सिर्फ ये जो अगर हम बेयर ग्लांस देखेंगे इस सेक्शन को ऊपर से पढ़ेंगे वो इनफ नहीं है कि जो ये इसका करेक्टर मैंडेटरी है, कंपल्सरी है. जो पार्टनर है अर्स्टवाइल अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप के, दे कैन नॉट ब्रिंग द सूट टू इन्फोर्स द राइट अराइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट. ये सेक्शन 69 में लिखा है. अब इस केस में क्या हुआ था, जो सेठ सुगंधन थे उन्होंने एडमिट किया था फॉर्म सेठिया एंड कंपनी जो कि रजिस्टर्ड नहीं थी. तो उन्होंने ये वहां पे डिनाई नहीं कर सकते थे कि जो सूट था दैट इज आउट ऑफ व्हिच अपील्स हैव अराइजन वाज फॉर द, इन किसके लिए था, एग्रीमेंट को इन्फोर्स करने के लिए, जो एग्रीमेंट प्लेंटिफ ने एज अ पार्टनर ऑफ सेठिया एंड कंपनी एंटर किया था और जो कि अनरजिस्टर्ड फॉर्म थी. सो यहाँ पे प्लीड, कभी प्लेंटिफ ने प्लीड ही नहीं किया कि he was suing to recover the outstandings of a dissolved firm. Is it clear? तो यहाँ पे क्या है आपको, तो वहां पे प्रोविजन जो सेक्शन 69 की है वो कहाँ पे अप्लाई नहीं होगी, जहां पे पार्टी स्यू या बीइंग स्यूड आर नॉट शोन टू बी दी पार्टी. इज इट क्लियर? सो दिस वाज रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म. तो सूट्स किसके बीच में, बिटवीन पार्टनर्स एंड द फर्म. इज इट क्लियर? देन सी है केस लॉस एस अहमद खान वर्सेस टूरप मोहम्मद यार. सो प्लेंटिफ का केस था दैट ही एंड द डिफेंडेंट ने पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूट की थी टैक्सीज को अप्लाई करने के लिए, और उन्होंने कार भी खरीदी थी 8500 रुपीज की, जिसमें कि प्लेंटिफ ने 3000 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किए थे और डिफेंडेंट ने 5500 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किए थे. सब्सिक्वेंटली जो डिफेंडेंट था उन्होंने सेलर को कार वापस दे दी और अपना परचेज प्राइस था वो रिफंड ले लिया वहां से, और ये प्लेंटिफ की नॉलेज में नहीं था. तो प्रेजेंट सूट किसके था कि प्लेंटिफ का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था उसको रिकवर करने के लिए सूट फाइल किया था. तो यहाँ पे जो पार्टनरशिप है वो रजिस्टर्ड नहीं थी. सो क्वेश्चन क्या है कि वेदर द प्लेंटिफ सूट वाज मेंटेनेबल इन व्यू ऑफ सेक्शन 69 क्लॉज 1. तो कोर्ट ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया था कि ये फ्रिक्वेंटली ऐसा होता है कि जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, कुछ अग्रीमेंट्स हैं उसके एडजस्टमेंट सेटलमेंट्स होती है पार्टीज के बीच में, अकाउंट्स की सेटलमेंट्स होती है पार्टीज के बीच में जो इन्होंने एंटर किया एज अ पार्टनर. सो इस केस में भी जो नेचर है जहाँ पे फॉर्म अनरजिस्टर्ड थी, सूट एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट फाइल किया था टू रिकवर द अमाउंट ऑफ द सेटल्ड अकाउंट. तो यहाँ पे क्या है, दिस क्लेम वुड नॉट बी ऑन द फुटिंग ऑफ रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप. तो यहाँ पे जो कॉज ऑफ एक्शन है वहां पे हम ये नहीं कह सकते कि इट इज बेस्ड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट जो कि ओरिजिनल रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर से क्रिएट किया गया है, बट यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट कॉज ऑफ एक्शन हो सकता है. सो इस प्रेजेंट केस में जो पार्टनरशिप थी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में वो डिसॉल्व हो गई थी जब डिफेंडेंट ने कार वापस कर दी है और डिफेंडेंट ने एग्री किया था प्लेंटिफ को कि वो उसे 3000 रुपीज वापस दे देगा. इज इट क्लियर? सो कॉज ऑफ एक्शन है वो अराइज हो रहा है प्लेंटिफ के फेवर में subsequent to the dissolution of partnership the defendant has failed to pay him the agreed amount. Is it clear? Matters outside the purview of section 69 clause 1. See, अब यहाँ पे क्या है, प्लेंटिफ ने क्लेम किया था वहां पे एक एग्रीमेंट था जिसमें कि राइट्स इंडिपेंडेंटली क्रिएट हो रही थी पार्टनरशिप बिजनेस की बिटवीन हिम एंड द डिफेंडेंट एंड दैट विल नॉट बार एन एक्शन इज अ क्रेडिट in the case even the firm is not registered. Is it clear? For example, एक पार्टनर क्रेडिटर है दूसरे पार्टनर या फर्म का, तो उसको ही वो जो क्रेडिटर है उसको आप अलाउ कर सकते हो टू ब्रिंग एन एक्शन फॉर दी. Is it clear? नेक्स्ट, तो ये आपको हमने डिस्कस कर चुके हैं. दिस वाज रिगार्डिंग द नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप. अब यहाँ पे आ गया सूट बिटवीन द फर्म एंड द थर्ड पार्टी. तो ये मैंने आपको बता दिया था कि सेक्शन सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 में क्या डिफरेंस है आपका. इज इट क्लियर? सो गाइस वी हैव डन विद द पार्टनरशिप एक्ट 1932. इज इट क्लियर? वी हैव डन पार्टनर्स, व्हाट इज पार्टनरशिप डेफिनेशन कर लिया हमने,
देन किस तरह से पार्टनरशिप का टेस्ट क्या है, उसमें हमने केस लॉस किए थे कॉक्स वर्सेस हिकमैन, और उसके बेसिस पे हमारा सेक्शन 6 आया, वहां पे टेस्ट दिया गया है टू डिटरमाइन वेदर इट इज अ पार्टनरशिप और नॉट। देन वी हैव डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट। डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट में माइनर है उसको एडमिट किया जाता है बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप में। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इनकमिंग एंड द आउटगोइंग पार्टनर्स है, फिर उसके बाद हमने डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बारे में डिस्कस किया, एंड द लास्ट टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द registrations of the firm. Is it clear? So we have done with the partnership. If you have any doubt, you can ask me in the chat. Thank you.